है गाइस, इकोनॉमी के दूसरे पीवाई की वीडियो में आपका स्वागत है। बेसिकली इस वीडियो में अपन 2024 के जो इकोनॉमी की क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे। अगर आपने इकोनॉमी थोड़ी सी भी बाय हार्ट पढ़ी हुई तो आपको आई थिंक इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट कुछ चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो रिपीटेटिवली थी, कुछ स्टेटमेंट जो रिपीटेशन वाले थे वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आओ चलो इनको डिस्कस करते हैं। देखो, आपकी इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनमें से, और जो बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन होते उस टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। देखो, पहला क्वेश्चन था कि देखो पीवाईक्यू में दो चीज़ होती है, चीट कोड। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। चीट कोड होते हैं बट वो जो नेचर शिफ्ट हुआ है 2023 के पेपर के बाद से, तो आप कोड वगैरह होते हैं बट यस स्टिल यहाँ पे आपका नॉलेज का जो एप्लीकेशन पार्ट है वही ज़्यादा काम आएगा। बट यस, कॉन्फिडेंस समथिंग विच कैन यू मेक योर क्वेश्चन वेरी ईजी। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला क्वेश्चन था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संपार्श्विक उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किस लिखित इंस्ट्रूमेंट में है। जैसे कि संपार्श्विक क्या होता है? संपार्श्विक मतलब कोलेटरल होता है ना, जैसे कि आपके एक तरह से क्रेडिट कह सकते हो, है ना, क्रेडिट। तो बॉन्ड बाजार में होता है क्या? नहीं, बॉन्ड बाजार में नहीं हो सकता। विदेशी मुद्रा मार्केट में ऐसा कुछ अपन नहीं सुनते हैं, राइट। तीसरा है मुद्रा मार्केट, मनी मार्केट, राइट, मनी मार्केट। एंड चौथा है शेयर मार्केट। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मुद्रा मार्केट, मनी मार्केट में आप कोलेट्रल, आपको जैसे कि लोन चाहिए, है ना, तो वो किसके बेसिस पे चाहिए? आपके पास कुछ तो कोलेट्रल होना चाहिए, कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये लोन जो लेने की हैसियत रखता हूँ। ऐसा हैसियत के रूप में कह सकते हैं, हिंदी में उसका अच्छा वर्ड है हैसियत। संपार्श्विक उधार लेन देन में दायित्व निभाता है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगेन दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा कि कुल प्रजनन दर क्या होती है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या थी? ऐसे इससे पहले जो 2021 का क्वेश्चन ईयर था उसके अंदर पूछा था कि काला धन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट था। अगर काले धन की, ब्लैक मनी की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप उसको कर सकते हो, राइट। तो कुल प्रजनन दर किस रूप में परिभाषित किया गया है? वो ये है कि एक वर्ष में, ऑप्शन 1 नंबर 1 है कि एक वर्ष में जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ये सभी जानते हैं सेक्स रेशियो की परिभाषा, ये टोटल फर्टिलिटी रेट की नहीं है। टोटल फर्टिलिटी इसकी सेक्स रेशियो की नहीं है, बट यस ये वो डेफिनेशन नहीं जो अपन जो कुल प्रजनन दर की होनी चाहिए, राइट। अगेन किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या कंसिडर्ड। जनसंख्या दर घटा और मृत्यु दर, है ना, मतलब बर्थ रेट में से जो डेथ रेट उसको घटा दो तो वो क्या आएगी? टोटल फर्टिलिटी। ये भी नहीं हो सकती। जबकि इसका एक्चुअल मीनिंग होता है एक महिला की गर्भधारण आयु जो कि ऑलमोस्ट रहती है प्यूबर्टी की एज से लेकर के 45 ईयर्स तक, राइट। चाइल्ड बियरिंग एज के अंत तक उनमें उनसे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या क्या होती है? टोटल फर्टिलिटी रेट होती है। इसको आप कंसिडर करो। अब नेक्स्ट अब क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो इससे ये हो सकता है कि जितने भी डेफिनेशन वाली जो भी चीज़ें होती है उन पे आपको क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा, राइट। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसकी डेफिनेशन मोस्टली 2024 में, ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन वी आर मूविंग टू अनदर। तो निम्न स्टेटमेंट पर ध्यान देना है कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती है। जो लेफ होती है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो एसएलआर सीआरआर है ना, इनसे रिलेटेड जो भी कॉरिडोर होता है पूरा लेफ वाला, उसका फायदा क्या उठा सकती है। अगला पूछ रहा है कि भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों का धारक बन सकते हैं क्या? विदेशी संस्थागत निवेशक जो एफटीआई और एफआईआई वाले होते हैं, क्या वो इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, जिन्हें जीसेक बोलते हैं, है ना। भारत में शेयर बाजार ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच प्रदान कर सकते हैं। शेयर बाजार जो है ऋणों के पृथक व्यापारिक मंच, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, शेयर बाजार जो भी लोन्स होते हैं उनके लिए एक पृथक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। तो यस ऑब्वियसली बात, एनबीएफसीज के लिए ये सिस्टम नहीं होता। एनबीएफसीज आर नॉट बैंक, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है। मतलब बैंक के लिए लेफ होता है। तो जब एक पहला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गया, यहाँ से सी भी गया, राइट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होते हैं, एफडीआई हो चाहे एफआईआई हो, वो, और जो शेयर मार्केट है वो ऋणों के लिए एक पृथक व्यापारिक प्लेटफॉर्म जो है प्रदान कर सकता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू, देखो ये पीवाईक्यू करने का फायदा होता है कि कुछ क्वेश्चन के स्टेटमेंट आपको बेसिक वैसे देखने को मिल जाएंगे, कुछ कोई स्टेटमेंट आपको उलझे हुए मिलेंगे या सुलझे हुए मिलेंगे, बट आपको अगर स्टेटमेंट से थोड़ा सा आपको फेमिलियरिटी है तो आपको वो चीज़ें आने वाले एग्जाम्स में आपको फायदा कर जाती है। जैसे कि ये 2021 का पीवाईक्यू देखो, ये 2024 का पीवाईक्यू देखिए, 2024 का पीवाईक्यू है, ये है 2021 का पीवाईक्यू। यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डिमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार से राजकोषीय बिल यानी ट्रेजरी बिल, टी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं।
तो ये करेक्ट था, राइट, कर सकते हैं। रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी कर सकते हैं, जो आम जनता जो भी होती है, जैसे कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो आम इंसान होता है वो भी इनको परचेज कर सकता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट 2021 का था। अब देखो यहाँ पर ही ये स्टेटमेंट पूछा गया कि भारत में कौन कौन कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है। तो यहाँ पर खुदरा निवेशक दिया हुआ है। तो अगर आपको ये पता था तो तीसरा जो है आप इसको करेक्ट मानते हैं, है ना, अदरवाइज यहाँ कन्फ्यूज जाते हैं। तो खुदरा निवेशक भी कर सकते हैं, बीमा कंपनियां भी कॉर्पोरेट के बॉन्ड खरीद सकती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकती है, पेंशन फंड्स, PFRDS, LICs, ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे ये भी क्या कर सकते हैं, आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं या सरकारी बॉन्ड होते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, उनको खरीद सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है मेज वाला था। 2021 में जो स्टेटमेंट जो लाइन थी उसी को बना के थोड़ा सा मोल्ड करके 2024 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो आप इस तरह से PYQ का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अब 2024 में पूछा गया वो मैं भी नेक्स्ट ईयर पूछ ले, या 2021, 22, 23 या जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं उनको अगले साल पूछ ले, इस साल पूछ ले, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। आपने PYQ अगर ठीक से करे होते हैं तो आपको फेमिलियरिटी होती है क्वेश्चन की, तो आप इकोनॉमी के जो भी क्वेश्चन आते हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको वो दिक्कत नहीं होती कि यार ये डिफरेंट क्वेश्चन में इसको किस तरह डील किया जाएगा। आप में शायद वो कॉन्फिडेंस आ जाता कि आप डील कर लोगे, राइट। अगेन जो 44th क्वेश्चन है वो ये था कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, मोटर वाहन और मुद्रा की अदला बदली, है ना, इनमें कौन सा वित्तीय लिखित है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसको ट्रेड किया जा सकता है, जिसको आपसी लेन देन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये तो नाम से पता लग रहा है। मोटर वाहन का कोई सेंस नहीं बन रहा कि मोटर वाहन किस तरह एक्सचेंज किया जा सकता है या ट्रेड किया जा सकता है या उसको किस तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, अगेन, राइट। तो ये तो गले नहीं उतर रहा है ना, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। 1 और 3 बचा। मुद्रा की अदला बदली, है ना, करेंसी स्वेप बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं, करेंसी को स्वेप करना। जैसे कि रुपए के बदले में क्या ले लिया, $। तो ये क्या है, ये भी तो क्या एक तरह से लिखित इंस्ट्रूमेंट है ना, कि दोनों मनी है, दोनों रुपये, दोनों कहीं ना कहीं मुद्राएं हैं, है ना। तो उनका इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई थिंक जो ऑप्शन होगा वो हो जाए यहाँ पे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड मुद्रा की अदला बदली, दोनों ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना डी करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहीं पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो आई थिंक NCERTs में दिया हुआ है कि भौतिक पूंजी, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भौतिक पूंजी के संदर्भ में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी है उसके संदर्भ में क्या चीज़ें हो सकती है। एक तो देखो कैपिटल 2 प्रकार की होती है, एक तो कार्यशील पूंजी हो जाती है ना, क्या होती है, जो भी कैपिटल होती है, फिजिकल एसेट होती है, तो एक तो कार्यशील होती है ना, एक होती है स्थायी। स्थायी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने एक बार बनाया, जैसे कि एक बिल्डिंग खड़ी करी है ना, उसमें आपको फैक्ट्री रन करनी है, तो ये बिल्डिंग आपने एक बार बना दी, इसमें बार बार आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। बट इसमें जो मटेरियल आएगा, जैसे कि अगर आपने इसमें कपास की फैक्ट्री लगाई है ना, तो कपास जो रॉ मटेरियल है वो आपको बार बार खरीदना पड़ेगा, राइट। तो कपास हो गया रॉ मटेरियल। इस तरह बहुत सारी चीज़ें होंगी जो टेम्परेरी हर दिन आपको यूज़ करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, तो वो हो गया आपका कार्यशील पूंजी जो काम में आ रही है। तो ये अभी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था कि पूंजी जो 2 प्रकार की होती है, कार्यशील और स्थायी, उसमें किस तरह डिफरेंशिएट करना, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। जैसे कि किसान का हल, एक बार हल खरीदा बट वो बार बार काम आएगा, तो वो क्या है, कैपिटल, एक बार का इन्वेस्टमेंट है उसका, तो कार्यशील पूंजी नहीं है ना, ये गलत हो गया। कंप्यूटर, एक बार कंप्यूटर खरीदा, वो बार बार आपके लॉन्ग टाइम तक काम आएगा, तो एज ए वो क्या है, फिक्स एसेट है ना, स्थिर पूंजी है आपकी। बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, ये रॉ मटेरियल है, तो स्थिर पूंजी नहीं है, आज खत्म हो गया, आज जो मटेरियल बन गया अगले दिन वापस बनाना, दूसरा लाना पड़ेगा, राइट। तो ये भी आपका स्थिर पूंजी नहीं है। पेट्रोल एक कार्यशील पूंजी है, पेट्रोल खत्म होता है, भरना पड़ता है, भरना पड़ता है, ये क्या है, रनिंग है, मोमेंट्री है, तो चलता रहेगा। तो इसमें 2 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट, है ना। अगेन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है, संधारणीय विमानन ईंधन, है ना। तो इसमें देखो अब आजकल क्या नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हाइड्रोजन, है ना, बहुत सारे मक्का के दाने से इथेनॉल, है ना, E20, E10 ऐसा कुछ करके। तो कृषि के अवशिष्ट से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कई सारे ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे कृषि के अवशिष्ट, ये भी साउंड ठीक कर रहा है, मक्का के दाने से भी हो सकता है ना। अपशिष्ट जल शोधन अवपंख से भी हो सकता है, कास्ट मिल अपशिष्ट से भी हो सकता है। तो ऑल ऑप्शंस साउंड्स कि हाँ ये हो सकते हैं, तो प्रेडिक्टेबल है, आप इसको कर सकते हो। देखो एक अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको पता लगता है कि हाँ ये चीज़ इस तरह करी जा सकती थी, है ना। उसके बाद वो आप उस ऑप्शन में जाने लगते हो। इनिशियली किसी को नहीं आता, शुरू में जब आप करते हो तो आपको जब इतना पता नहीं लगता, बट आप जब रिपीटेटिवली चीज़ों को कर लेते हो तो आपको लगता है कि हाँ 4 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, राइट। ये वापस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, उससे ये क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के सेक्टर से, कि किस सेक्टर से कौन सी एक्टिविटी रिलेट करती है। कृषि उत्पाद का भंडारण, ये द्वितीयक इसमें आएगा। डेयरी फार्म प्राइमरी में आएगा, बिल्कुल ठीक बात। खनिजों की खोज, क्या ये तृतीयक में आएगा, टर्टियरी में आएगा, नहीं, ये प्राइमरी है, तो ये गलत हो गया। कपड़ा बुनाई,
कपड़ा बुनाई क्या हो जाएगा, द्वितीयक में हो जाएगा, नो, कपड़ा बुनाई क्या हो जाएगा, प्राइमरी में, ठीक है। तो दिस वन एंड दिस वन विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आपको जो जितनी भी एक्टिविटीज उनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, दैट्स इट। अगेन 49th क्वेश्चन है कि विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय, फॉरेन बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि आरबीआई जो है ना, अगर विदेशों का कोई बैंक है उसके साथ जब डील करेगा तो उनके साथ कौन से नियम लगाएगा या ऐसा कुछ है ना। जैसे कि पहला देखा कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों की जो सब्सिडीज होंगी उनके लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। बैंक जब बनाया जाता है तो उसका एक मिनिमम कैपिटल होना चाहिए कि 200 करोड़ या उनके पास होना चाहिए या 300 करोड़ होना चाहिए, ऐसा उनके पास मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट पहला यही कह रहा है कि जो भारत में जो पूर्ण स्वामित्व वाले जो सहायक बैंक है ना, उनके सहायक बैंकों को ऐसी कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। तो स्टूडेंट गलत है कि ऐसा नहीं होता, उनको भी पड़ेगी आवश्यकता, वो कोई स्पेशल नहीं, राइट। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंक सब्सिडरी के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो हाँ, ये कंडीशन है। फॉरेन का कोई बैंक है बट अगर इंडिया में रन कर रहा है तो उसमें 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए एज ए बोर्ड के मेंबर, या है ना। तो ये पहला गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही निकल के आता है, राइट। अगेन 15th क्वेश्चन है कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपना एथिक्स में आप इसको डिटेल्स पे पढ़ते हो ना जब आंसर राइटिंग करते हो तब भी, और इसकी ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। CSR बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज होती है वो कहीं ना कहीं अपने आसपास में जब उनका प्लांट स्थापित करती है तो उससे क्या लोकल्स को भी बेनिफिट होता है, उनको भी लॉसेस होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कंपनी को उन लोकल्स को भी अपने जो बेनिफिट है, उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया उसका कुछ हिस्सा देना होता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ रूल्स एस्टेब्लिश करे। तो CSR रूल जो है बेसिकली कंपनी एक्ट 2013 के तहत लाए गए थे, है ना। इसमें कुछ क्राइटेरिया देखें, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यों और एक लाभों के रूप में नहीं माना जाएगा। बेसिकली इन रूल्स में कहा गया था कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ परसेंट 2 या 3% वो कहाँ खर्च करेगी, आसपास के जो भी लोग हैं उन पर खर्च करेगी, उनके हेल्थ पे, एजुकेशन पे, या उनकी जो भी नीड्स है बेसिक नीड उन पर खर्च करेगी। बट उसमें कहा गया कंपनी अपने ही कर्मचारियों पर खर्च करके ये शो नहीं कर सकती कि देखो हमने खर्च कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है कि हाँ ऐसा नहीं माना जाएगा। CSR फंड में जो माना जाएगा वो डिफरेंटली माना जाएगा इससे, राइट। CSR नियम कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम निर्दिष्ट व्यय को निर्दिष्ट नहीं करता। जैसे कि CSR ने ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि CSR जो नियम है उनमें ये कहा गया कि जो भी CSR के तहत जो काम किए जाएंगे उसमें ऐसा कोई मिनिमम कोई ऐसा नहीं लिखा गया कि प्रॉफिट का 2% या 3% या 4% जो है कंपनी का खर्च करेगी, लोकल्स पे खर्च करेगी या आसपास के सराउंडिंग पर खर्च करेगी। स्टेटमेंट ही गलत है, जबकि ऐसा लिखा गया है कि CSR नियम में ये लिखा गया है कि कंपनी के प्रॉफिट का 3%, 2% जो भी एग्जैक्ट जो नियम होंगे उसमें कंपनी को खर्च करना पड़ेगा। न्यूनतम राशि उसमें लिखी गई, न्यूनतम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वहाँ लिखा गया है, बट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि विनिर्दिष्ट नहीं है, मतलब ये गलत है, जबकि वहाँ लिखा गया है। तो स्टेटमेंट वन यहाँ क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका USA अपने ऋण पर चूक करता है तो US ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल गलत बात है ना, तो क्यों नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। ऑब्वियस बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो US ट्रेजरी बॉन्ड के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपना दावा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही वाहियात है, क्यों नहीं करेंगे, उनका अपना पैसा बिल्कुल दावा करेंगे, राइट। सेकंड स्टेटमेंट है कि USA सरकार ऋण कोई मूर्त सरकारी परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है बल्कि सरकार के विश्वास से समर्थित है। हाँ, USA की गवर्नमेंट ये आप उस पर कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस वाली बात है ये, है ना, कि US की सरकार का कोई मूर्त ऋण परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं होता कि हाँ देखो हमारे पास भी इतना है इसलिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपको हम भरोसा दे देते हैं कि आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ट्रस्ट पे चलता सारा सब कुछ, आप ट्रस्ट रखो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा। तो ये विश्वास द्वारा समर्थित, ये स्टेटमेंट अगर सही हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। 52nd क्वेश्चन है सामूहिक उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ताओं के चूक डिफॉल्ट जोखिम को बढ़ाता है। सामूहिक ऋण एक नियत राशि एक मुफ्त राशि हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। बेसिकली इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे सामूहिक जो उधारकर्ता होते हैं, जैसे कि आप समझ लो कि आपको एक सोसाइटी है ना, जैसे कि सहकारी समिति है या ऐसा कोई लोगों का ग्रुप जैसे SHG वगैरह हो गया, ऐसा ग्रुप वगैरह है जिन्होंने एक मिल के उधार लिया है ना, ऋण लिया। सामूहिक उधार बहु उधारकर्ताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक या डिफॉल्ट के जोखिम को बढ़ाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की नहीं है, वहाँ पे पता ही नहीं कि कहाँ कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा। तो पहला स्टेटमेंट थोड़ा ठीक लग रहा है। सेकंड लिखा हुआ कि सामूहिक ऋण एक नियत राशि एक मुफ्त निधि हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं, क्रेडिट लाइन हो सकती है वहाँ पे,
बट यहाँ पे जोखिम जो है ज़्यादा बड़ा रहता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा रियलाइज करो कि स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है, राइट? कि सामूहिक ऋण एक नियत राशि, एक मुश्त निधि हो सकती है, एक मुश्त निधि हो सकती है, ऋण व्यवस्था नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट लाइन मिल जाए उनको 50 लाख की, ठीक है, अब वो 50 लाख एक साथ देना जरूरी नहीं है, इसमें से उनको जितना चाहे वो ले सकते हैं, अगर वो कलेक्टिवली भी है तो। बट यहाँ पे एक जोखिम तो रहता है, ये बात तो ठीक है ना। एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मे बी आप रियलाइज इसको कर सकते हो तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, राइट? अगेन, डिजिटल रुपए के संबंध में, डिजिटल रुपए के बारे में पूछा था, है ना? डिजिटल रुपीज़, डिजिटल रुपी जो बेसिकली फिजिकली फॉर्म में नहीं होता है और डिजिटली शो होता है, बस दैट्स इट। कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय सॉवरेन मुद्रा है ना? यह आरबीआई के तुलन पत्र बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। यह अपनी डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। देखो, डिजिटल रूपी जो बेसिकली एक सिंपल सी चीज़ में अगर एक लाइन में कहूँ तो क्या था, बेसिकली ये सिमिलर सा, अगर 1 रुपया यहाँ पे है, ये डिजिटल फॉर्म में है, और ये है इसमें फिजिकल इसमें तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। मुद्रास्फीति का फर्क इस पर भी पड़ेगा, इस पर भी पड़ेगा, तो ये इंश्योर्ड नहीं है ना, ये भी बीमाकृत नहीं है उसमें, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है कि हाँ, ये नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है, आरबीआई के तुलन पत्र में बैलेंस शीट में देयता के रूप में दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। ये एक सोवरेन मुद्रा है, डिजिटल रूपी, तो इसका स्टेटमेंट नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज़ फॉर ऑल। 2024 का जो पूरा पेपर था, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन थे वो थे। कुछ क्वेश्चन थीम्स रिपीट हो जाती है कभी कभी, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ बेसिक से क्वेश्चन आए थे 2024 में, वो ईजी पेपर था, दैट्स वाई कट ऑफ इज़ हायर, थोड़ी ज़्यादा की साइड में। बट एनीवेज, आई होप यू गॉट द पॉइंट कि बेसिकली आपको नॉलेज आपका पहला है, उसके बाद आपको अपना स्किलिंग कितना आपने ब्रशअप किया आपके कंसेप्ट्स को, उसके बाद आती है आपके टेक्टिक्स, जिसको आप कोड बोल देते हो या फिर आपको जो भी बोलना, इंट्यूशन बोल दो, जो भी बोल लो, वो उसके बाद का काम आता है। PYQ पर आपकी अच्छी कमांड होगी, तब आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो मे बी आप उसको ठीक से डील कर पाओगे, दैट्स वेरी श्योर आई थिंक, या और आप भी उसको ज़्यादा फील कर पाओगे जब आप खुद इन चीज़ों को करोगे। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और कुछ अगर इसमें मिस्टेक्स रही तो आप मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।